हेलो एवरीवन। सो हम पढ़े थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 58 यू से, जो है पावर टू डिपोजिशन। तो अब देखिए यहाँ पे सब सेक्शन 1 है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी थी इसको डिक्लेयर किया था कि फोर्थ फीचर हो जाएगी, ये मतलब इसको फोर्थ फीचर होना है स्टेट गवर्नमेंट के पास इस चैप्टर में। तो जो भी पर्सन अफेक्टेड है वो फेल हो गया यहाँ पे फाइन पे करने के लिए, उसको बोला गया था सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 56 के में, और जो टाइम पीरियड अलाउ किया था उसी के अंडर सब सेक्शन 3 में। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे ऑर्डर कर देगी उस पर्सन को, या फिर अदर पर्सन जिसकी पोजीशन में प्रॉपर्टी है, कि वो सरेंडर कर दे, डिलीवर कर दे वो प्रॉपर्टी उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो अपॉइंट हुआ है यहाँ पे सेक्शन 58 जी में। और जो भी अदर पर्सन है ड्यूली ऑथराइज बिहाफ में विद इन 30 डेज, जिस दिन भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखिएगा। अब जो पर्सन है अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, या तो मतलब मना कर रहा है, या तो फेल कर रहा है कंप्लाई करने में ऑर्डर जो भी सबसेक्शन 1 में इशू हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे पोजीशन ले लेगा उस प्रॉपर्टी का, और फॉर दैट पर्पस वो उस फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब उस क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना नेसेसरी हो, मतलब जबरदस्ती भी ले सकता है, मतलब उतनी जबरदस्ती करेगा लेने के लिए जितनी जरूरी हो। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2। उससे फर्क नहीं पड़ता सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पर्पस के लिए, मतलब पर्पस ऑफ टेकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे रेफर किया गया सबसेक्शन 1 में, मतलब प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए रिक्विजिशन कर सकता है सर्विसेज किसी भी पुलिस ऑफिसर की, कि वो असिस्ट करे उसको, और ये ड्यूटी होगी उस ऑफिसर की कि वो कंप्लाई करेगा उस रिक्विजिशन को, मतलब रिक्विजिशन को। तो यहाँ पे मतलब ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हेल्प मांग सकता है किसी पुलिस ऑफिसर की, कि वो यहाँ पे असिस्ट करे उसको, और ये ड्यूटी हो जाएगी उस ऑफिसर की कि वो कंप्लाई करेगा उस रिक्विजिशन का। फिर सेक्शन 58 भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। तो जब भी यहाँ पर रेक्टिफाई करना होगा, विद व्यू ऑफ रेक्टिफाइंग जो भी मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, जो अपेरेंट लग रहा है रिकॉर्ड में, मतलब जो भी उनको लगता है कि रिकॉर्ड में हुई है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो अमेंड कर सकती है ऑर्डर को विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन भी ऑर्डर हुआ। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि अगर वो अमेंडमेंट लाइकली टू अफेक्ट कर रहा है किसी पर्सन को प्रीजुडिशली, मतलब किसी को प्रीजुडिशली अफेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी को यहाँ पे, तो उसके बाद क्या है, मिस्टेक ऑफ क्लैरिकल नेचर की, मतलब वो जो मिस्टेक है वो सिर्फ क्लैरिकल नेचर की नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे देगी बीइंग हर्ट की, तब तक यहाँ पे ये चेंजेस नहीं किए जाएंगे। फिर 58 डब्ल्यू है यहाँ पे, फाइंडिंग अंडर अदर लॉज नॉट कंक्लूसिव फॉर द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर। तो कोई भी जो फाइंडिंग है किसी भी ऑफिसर और अथॉरिटी के द्वारा किसी अदर लॉ में, वो यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं होगी। नॉट यहाँ से नो से पढ़ेंगे ना, तो कंक्लूसिव नहीं होगी फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर की प्रोसीडिंग के लिए वो यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं होगी। उसके बाद है सेक्शन 58 एक्ट, जो है सर्विसेज ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर। तो जो भी यहाँ पे नोटिस इशू किया है, ऑर्डर इशू किया गया है इस चैप्टर में, शैल बी सर्व, तो किस तरीके से सर्व होगा। अपॉन टेंडरिंग द नोटिस और ऑर्डर सेंडिंग इट टू रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पर्सन फॉर whom इट इज इंटेंडेड और हिज एजेंट। तो यहाँ पे नोटिस वगैरह किस तरीके से सर्व होगा, ऑर्डर वगैरह, सबसे पहले तो ये ट्राई करेंगे यहाँ पे कि टेंडर करेंगे नोटिस या ऑर्डर को रजिस्टर्ड पोस्ट से उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये इंटेंडेड है, या फिर उसके एजेंट को। फिर अगर यहाँ पे नोटिस और ऑर्डर सर्व नहीं हो पा रहा है यहाँ पे उस मैनर में जैसे कि क्लॉज ए में दिया हुआ है, तो उसको फिक्स कर देंगे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस प्रॉपर्टी के, टू विच नोटिस और ऑर्डर इज इशूड, जिसके लिए नोटिस और ऑर्डर इशू किया उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस पे। और सम कॉन्स्पिशियस पार्ट, या तो उस प्रेमाइसिस के विद इन द पर्सन, मतलब इन विच पर्सन फॉर विच इट इज इंटेंडेड और known to have last resided or carry business personally work for gain। तो मतलब उसकी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे कर देंगे उस पर्सन के जिसके खिलाफ वो इंटेंडेड है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे पर्सन रहता है उस प्रेमाइसिस पे, जहाँ पे जिस पर्सन को हम बुलाना चाहते हैं, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास होना चाहता है, वो मतलब होने वाला है। और उस जहाँ पे वो राइट लास्टली रिसाइड करता था, यहाँ पे कैरी ऑन बिजनेस करता था या वर्क फॉर गेन करता था, वहां पे यहाँ पे कर दिया जाएगा।
फिर लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का कि 58 वाई जो है पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विद द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर दिस चैप्टर। तो जो भी पर्सन है अगर वो नोइंगली यहाँ पे एक्वायर करता है और जो भी यहाँ पे मोड किसी भी मोड से, मतलब इसमें मोड से फर्क नहीं पड़ता किस मोड से उसने एक्वायर की कोई प्रॉपर्टी इन रिलेशन विद द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अंडर दिस चैप्टर। जो भी जिसके बेसिस जिसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीडिंग पेंडिंग है इस चैप्टर में, अगर उस प्रॉपर्टी को वो यहाँ पे एक्वायर करता है किसी भी मोड से, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी यहाँ पे। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म होगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स, और फाइन लगेगा 50,000 रुपीज तक। तो यहाँ पे उसको 5 ईयर्स की सजा हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट मतलब, और 50,000 रुपीज का फाइन हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस। तो मिसलेनियस स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 59 से, जो है पावर्स टू द पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी यहाँ पे ऑफिसर है यहाँ पे किसी भी चैप्टर सेकंड का, और जो भी चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर है, जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे रेफर किए गए हैं चैप्टर 4 ए में, चैप्टर 4 बी में, और एवरी ऑफिसर जो भी एक्सरसाइज करता है यहाँ पे पावर कन्फर्ट की जाती है, तो उसका डी पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। मतलब 21 आईपीसी का जो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का है डेफिनेशन वगैरह बताता है, तो मतलब पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है, वो यहाँ पे इन सब लोगों को भी पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे। उसके बाद है सेक्शन 60 जो है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी किसी भी ऑफिसर, किसी अदर एम्प्लॉय की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, और जो भी उन्होंने गुड फेथ करने की कोशिश की है या किया है इस एक्ट में, और कोई भी नई लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे किसी अगेंस्ट लाई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उसके ऑफिसर या अदर एम्प्लॉयज जो भी डैमेज कॉज हुआ है, लाइकली टू बी कॉज एनीथिंग जो भी गुड फेथ में वो इंटेंडेड टू बी डन है इस एक्ट में। ना ही कोई सूट और लीगल प्रोसीडिंग किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट लगेगी जो भी रेफर की गई है चैप्टर 4 ए 4 बी में, और उनके चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉय जो भी हैं जिन्होंने यहाँ पे गुड फेथ में काम किया है और उनकी इंटेंशन थी गुड फेथ में काम करने की। अभी इम्पोर्टेंट है सेक्शन 60 ए। तो ये है रिवॉर्ड फॉर पर्सन, रिवॉर्ड टू पर्सन। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोर्ट इम्पोज करती है सेंटेंस ऑफ फाइन, और जो सेंटेंस है जिसका फाइन भी कुछ पार्ट होता है, तो कोर्ट यहाँ पे जो जजमेंट पास कर रही है, ऑर्डर पास कर रही है, वो रिवॉर्ड कर देगी यहाँ पे टू पर्सन जिसने यहाँ पे असिस्टेंस की थी डिटेक्शन करने के लिए, मतलब पता करने में वो ऑफेंस जो भी हुआ है या हो सकता था, उसको दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर क्या हुआ है, सीधी सी बात है कि अगर कोर्ट ने कोई भी सेंटेंस पास की है और उसमें फाइन इम्पोज किया है, तो जो फाइन है वो उस जजमेंट में और ऑर्डर में जो पास किया गया है, वो कैसे किया जाएगा, वो रिवॉर्ड की तरह पे कर दिया जाएगा उस पर्सन को जिसने यहाँ पे मदद की है, या तो क्राइम को डिटेक्ट करने में, या ऑफेंस जो भी होने वाला था जिसकी एप्रीहेंशन थी उसको डिटेक्ट करने में, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फाइन। जो कोई फाइन है उसकी प्रोसीड्स में, बट लेकिन याद रखिएगा नॉट एक्सीडिंग 15%, सॉरी 50%, 50% ऑफ सच फाइन जो होगा वही यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब जैसे 2,000 रुपए का फाइन यहाँ पे रिकवर हुआ, तो 1,000 रुपीज ही उस पर्सन को दिया जाएगा जिसने यहाँ पे असिस्टेंस दी है। फिर सब सेक्शन 2 में वो बात है कि यहाँ पे जहाँ पे कंपाउंड हो रहा है कोई भी ऑफेंस, जब भी ये केस कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे सेक्शन 54 में, तो जो कंपाउंडिंग ऑफिसर है वो रिवॉर्ड कर देगा उस पर्सन को जिसने यहाँ पे असिस्टेंस दी थी यहाँ पे डिटेक्शन करने में उस ऑफेंस को, या फिर एप्रीहेंशन बताया था उस ऑफेंस का, वही उस आउट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सेप्टेड बाय वे ऑफ कंपोजिशन। जो भी कंपोजिशन में यहाँ पे मतलब कंपाउंड करने के लिए जो मनी यहाँ पे एक्सेप्ट की गई थी उसका, लेकिन यहाँ भी बस वही है कि 50% ऑफ सच मनी ही देंगे। फिर सेक्शन 60 बी है रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर है कि वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या अदर, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है कि वो पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड कर सकता है जो कि नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज होगा, जो पेड कर दिया जाएगा उस पर्सन को जिसने यहाँ पे असिस्टेंस की उसको डिटेक्शन करने में उस ऑफेंस को, या फिर एप्रीहेंशन ऑफ एप्रीहेंशन में उस ऑफेंस के, उस फंड में से उस मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड हो। तो फ्रॉम सच फंड यहाँ पे
जो फंड है उस फंड में से दिया जाएगा, फ्रॉम सच फंड, अब जो फंड होता होगा, एंड उस मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड हो, याद रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 61 पावर टू अल्टर एंट्रीज इन शेड्यूल। तो जो स्टेट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यहाँ पे, अगर उनका ओपिनियन है कि एक्सपीडियंट है यहाँ पे करने के लिए, तो नोटिफिकेशन इशू करके या तो ऐड कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं किसी भी एंट्री को, और किसी भी शेड्यूल में, और ट्रांसफर कर सकते हैं उस एंट्री को, मतलब कोई भी किसी भी एंट्री को एक पार्ट से शेड्यूल के किसी अदर पार्ट में, या सेम शेड्यूल में, और फ्रॉम वन शेड्यूल टू अनदर शेड्यूल, मतलब किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज सकते हैं, किसी एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में भेज सकते हैं किसी भी एंट्री को, या तो ऐड और डिलीट वगैरह सब करने का पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फिर जैसे यहाँ पे इशू जाता है नोटिफिकेशन सब सेक्शन 1 में, तो जो रिलेवेंट शेड्यूल है वो डीम्ड अल्टर मान लेंगे अकॉर्डिंगली, और प्रोवाइडेड दैट एवरी सच अल्टरेशन शेल विदाउट प्रेजुडिस। तो जो यहाँ पे जो भी अल्टरेशन हुई है वो विदाउट प्रेजुडिस रहेगी, मतलब कुछ भी तरीके का अफेक्ट नहीं करेगी किसी पर्सन को जो उसने एनीथिंग डन किया है, ओमिटेड टू बी डन किया है उस चीज को ओमिशन के पहले से। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो भी अल्टरेशन यहाँ पे की आती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है अगर कोई भी अल्टरेशन, तो उसको यहाँ पे प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो प्रिवेल हो जाएगी उस स्टेट में। अगर वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो अपनी स्टेट में कर सकती है, उसको यहाँ पे प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे कंसेंट लेने के बाद वो उस स्टेट में प्रिवेल करेगी। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि जो भी एनीथिंग उसने डन किया है फॉरगोइंग प्रोविजन में, मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉडिफाई और कैंसिल करने में किसी भी टाइम जो भी अल्टरेशन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की है। मतलब यहाँ पे है कि जो कुछ भी ऐसा हो गया उसके बाद यहाँ पे कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए या कैंसिल करने के लिए किसी भी टाइम जो भी अल्टरेशन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर चुका है उसमें। अब डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स टू बी वर्मिन, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन करके नोटिफिकेशन इशू करके, मतलब यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है कि जो भी वाइल्ड एनिमल अदर देन जो भी स्पेसिफाई है शेड्यूल 1 में या पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड में, कि उसको वर्मिन डिक्लेयर कर देगी किसी एरिया के लिए और उस पीरियड के लिए जो भी स्पेसिफाई होगा, सो लॉन्ग एज नोटिफिकेशन इज इनफोर्स, जो उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए नोटिफिकेशन जो वो निकालेंगे वो इनफोर्स में रहेगा, और उस वाइल्ड एनिमल को यहाँ पे डीम टू बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 5 मानेंगे फिर उस टाइम के लिए। फिर उसका सेक्शन 63 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके रूल्स वगैरह बना सकती है फॉलो मैटर्स नेमली। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ क्योंकि ये समझने वाली चीजें नहीं है, ये याद करने वाली चीजें हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं सिर्फ रीडिंग कर देता हूँ इंग्लिश में। अगर आपको पढ़ना होगा तो मेरा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर अपने बैरेट से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले कंडीशन एंड अदर मैटर्स subject to which license may be kept, keep and specified plant in his custody or possession under section 17F. Where terms of office and member other than those are members ex officio and manner of finding vacancies. The procedure followed by national board under subsection 2 and allowance for those members under subsection 3 of section 5. Matters to be prescribed under clause B of subsection 4 of section 44. Salaries, allowance and other conditions of appointment of chairperson, member and member secretary under subsection 5 of section 38B. Terms and condition of service of officer and other employees of the Central Zoo Authority under subsection 7 of section 38B. Forms in which annual statements of account of Central Zoo Authority may be prepared under section 4 of section 38E. Forms in which the time of which the annual reports of Central Zoo Authority shall be prepared under section 38F. Forms in which the fee is required to be paid with the application recognition of a zoo under subsection 2 of section 38H. The standards, norms and other
matters to be considered for granting recognition under subsection 4 of section 38H. Qualification and experience of experts professional under clause D of subsection 2 of section 38I. Salaries and allowance and other condition of appointment of matters under subsection 4 of section 38M. The terms and condition of services of officers and other employees Tiger Conservation Authority under subsection 2 of section 38N. Forms in which annual statement of account Tiger Conservation Authority shall be prepared under subsection 1 of section 38R. Forms in which and in time at which the annual report of Tiger Conservation Authority shall be prepared under section 38S, and other powers of Wildlife Crime Control Bureau under section 2 of section under clause 2 of subsection 2 of section 38Z, and form in which declaration जो भी यहाँ पे अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44 बनाई जाती है और जो भी मैटर्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं CL ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो भी गवर्न किया जाती है ट्रांसलेशन जो भी रेफर किए जाते हैं क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 48 में, और जो भी नोटिस वगैरह किस तरीके से गिवन करना चाहिए पर्सन को क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 55 में, और जो भी मैटर स्पेसिफाई किए गए हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 में सो फार जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क वगैरह से रिलेटेड है और जो भी डिक्लेयर किए गए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो भी यहाँ पे है उन सब चीज़ों को यहाँ पे जब भी यहाँ पे रूल्स वगैरह बना दिए जाते हैं तो उनको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा था 30 डेज तक, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से दोनों हाउस एक तरीके से एग्री होते हैं सेम मैनर में उसी तरीके से वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, और ये किसी भी तरीके की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं करते जो पहले से कुछ हुआ है। फिर यहाँ पे 64 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे रूल्स वगैरह बना सकती है। अब यहाँ पे कौन कौन से बनाएगा, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ऑफिस जो भी मेंबर्स का है, जो भी एक्स ऑफिशियो है यहाँ पे, और जो भी मैनर ऑफ में किसी तरीके की वैकेंसीज और प्रोसीजर जो भी फॉलो किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। फिर अलाउंस वगैरह जो भी रेफर की जाती है क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 6 में, और फॉर्म्स जो भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन सर्टिफिकेट क्लेम डिक्लेरेशन लाइसेंस परमिट रजिस्ट्रेशन रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट मेड ग्रांटेड सबमिटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में, और जो भी कंडीशन है जिसकी बेसिस पे लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, या फिर टर्म्स कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ऑफिसर विल ऑथराइज टू फाइल केस इन द कोर्ट, और जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं of wild animal जो कि captured or killed हैं to be kept and submitted by license and manner in which the immunization of livestock shall be taken, और regulation of the possession transfer sale of captive animal meat animal articles trophies uncured trophies, regulation of taxidermy, the manner of condition subject to which the administrator shall receive and manage property under subsection 2 of section 58G, and terms and condition of which the chairperson, sorry, chairman, other members under subsection 3 of clause 58N. Funds from which other, the funds from which and the manner in which the payment of reward under section 60B shall be made, and any other matter as may be under this act, तो जो भी prescribed है इस act में कोई other matter भी। अब सेक्शन 65 है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द ह्यूमन अफेक्ट द हंटिंग राइट्स, सॉरी हंटिंग राइट्स को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा जो भी कन्फर्ट किए गए हैं किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को जो कि निकोबार आइलैंड्स के हैं, और निकोबार आइलैंड्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं जो कि नोटिफिकेशन ऑफ टाइल अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 40
40/67/F नंबर जो भी है ये जी 635 वॉल्यूम 3 में डेटेड 28 अप्रैल 1967 को पब्लिश हुआ था, पेज नंबर 125 से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू ऑफ निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार गैजेट में डेटेड 28 अप्रैल 1967 का जो है। फिर रिपील एंड सेविंग सेक्शन 66। तो रिपील एंड सेविंग्स में जब भी कमेंसमेंट इस एक्ट होने के पहले जो भी अदर एक्ट थे रिलेटेड टू जो भी मैटर्स यहाँ पे कंटेंट है इस एक्ट में, वो उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक यहाँ पे एक्ट ऑफ प्रोविजन जो है वो करस्पॉन्ड करते हैं और किसी भी तरीके से रिपुगनेंट टू दिस एक्ट नहीं है, जो प्रोविजन इस एक्ट में है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर वो रिपुगनेंट है यहाँ पे, और जो रिपुगनेंट है मतलब जो पुराने लॉस की प्रोविजन इस एक्ट के हिसाब से वो यहाँ पे रिपील माने जाएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट सच रिपील शैल नॉट, तो जो रिपील जो यहाँ पे हुआ है वो किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं करेगा जो प्रीवियस ऑपरेशन किसी एक्ट का जो हुआ उसके, उसमें अगर कुछ भी डन हुआ था, मतलब कुछ भी अगर हो चुका है और कुछ भी सफर्ड हुआ है, और जो अफेक्ट नहीं करेगा किसी की भी राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी जो भी एक्वायर्ड एक्रूड और इनकर्ड हुई थी उस एक्ट में जो रिपील हुआ है, और ना ही किसी तरीके का अफेक्ट करेगा किसी पेनल्टी फॉर फीचर ऑफ पनिशमेंट को जो कि इनकर्ड हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द एक्ट सो रिपील, जो भी उस एक्ट में जो रिपील हुआ उसमें कुछ भी चल रहा था, और ना ही किसी भी तरीके का अफेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी जो भी राइट्स प्रिविलेज और ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी पेनल्टी फॉर फ्यूचर पनिशमेंट से रिलेटेड था। और जो इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी वगैरह जो भी कंटिन्यूड थी, मतलब कंटिन्यूड रहेंगी और एनफोर्स रहेंगी, और सच पेनल्टी ऑफ फॉर फ्यूचर जो भी पनिशमेंट इम्पोज वगैरह हुई है वो जैसा कि यहाँ पे अभी तक वो रिपील नहीं हुई ऐसा माना जाएगा। फिर नॉट स्टैंडिंग सच रिपील, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस रिपील से जो भी उसने यहाँ पे किया है, मतलब एक्ट सो रिपील इंक्लूडिंग एनी नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्टिफिकेट नोटिस रिसीव इशू एप्लीकेशन made permit granted which is not so inconsistent with the provisions of this act, जो भी यहाँ पे inconsistent नहीं है provisions act में, तो यहाँ पे deemed to have done मान लेंगे और taken under the corresponding provisions of this act में, and if it were in force at the time it was done or action taken and shall continue unless until suspended or anything been done। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है वो कि अगर पहले से कोई चीज चल रही थी, पहले से कुछ हुआ है और वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक वो यहाँ पे कुछ भी तरीके से एक तरीके से इनकंसिस्टेंट नहीं है या रिकॉग्नेट नहीं है, और कुछ भी जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले प्रीवियस लॉ में चलता रहता था। फिर जो भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया जाता है इस एक्ट में, सो रिपील्ड एंड इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द commencement of this act shall deem to be have granted under the corresponding provisions of this act, and shall subject to the provisions of this act continue to be in force for an expiry portion of the period for which the license has been granted। तो जो भी लाइसेंस यहाँ पे पहले से किसी एक्ट में ग्रांट किया गया था इमीडिएटली पहले से जो ये एक्ट के कमेंसमेंट होने के, तो वो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोविजन इस एक्ट में ही माना जाएगा और कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए इशू किया गया था, जिस पीरियड के लिए वो लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया था। अब थर्ड क्लॉज है यहाँ पे, थर्ड सबसेक्शन, मतलब यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ डाउट्स के लिए यहाँ पे बता दिया जाता है कि जो सेंचुरी और नेशनल पार्क है यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक्ट में जो रिपील किए गए थे वो यहाँ पे डीम टू बी सेंचुरी और नेशनल पार्क माने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट ने अंडर इस दिस एक्ट में, मतलब एंड वेयर एनी राइट जो भी यहाँ पे कन्फर किया गया था उस लैंड पे जो कि नेशनल पार्क है और जो कि अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है इस एक्ट में, और बिफोर द कमेंसमेंट जो भी इस एक्ट के, तो वो तो जो एक्सटिंग्विशमेंट होगी उस राइट की वो शैल बी मेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो चीजें चलेंगी फिर जब से ये एक्ट आ गया। सिंपल सी बात है, अगर उस एक्ट के पहले कुछ राइट वगैरह दिया था उसको यहाँ पे एक्सटिंग्विश नहीं किया गया इस एक्ट में, तो वो
वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, और जो एक्सटिंग्विशमेंट वगैरह होगी भी तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। अब रिमूवल ऑफ डाउट के लिए यहाँ पे फर्दर डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो प्रोसीडिंग चल रही थी किसी भी प्रोविजंस में, जो सेक्शन 19 से लेकर 25 में दोनों यहाँ पे इंक्लूसिव होंगे, 19 भी 25 भी, जो कि पेंडिंग थी डेट ऑफ कमिसमेंट, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया, और कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट था और पार्ट ऑफ टेरिटोरियल वाटर था जो भी कंप्राइज है विद इन सेंचुरी, जो भी डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे अंडर सेक्शन 18 में, टू बी सेंचुरी वगैरह बिफोर द डेट ऑफ विच द कमेंसमेंट शैल डीम टू बी सेंचुरी डिक्लेयर। तो यहाँ पे जो भी सेंचुरी वगैरह के डिक्लेयर होने के पहले जो कुछ भी पहले से चलता आ रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। तो उसको भी हम यहाँ पे मतलब सेंचुरी मानेंगे, जिससे कि वो सेंचुरी डिक्लेयर्ड हुई होगा अंडर सेक्शन 26A में। तो आज हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई सा नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी ये शेड्यूल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शेड्यूल इतना याद करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल में जो याद करने की चीजें थी वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दी थी। तो आज हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कंप्लीट हुआ।